इतनी बड़ी सभा आपने आयोजित करी है। मैं सबसे पहले तो गांव के बुजुर्गों और युवा साथियों, देरी से हम आए फिर भी इतनी मजबूती से आप खड़े हो, आपकी हिम्मत, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार देख के और मैं आपको नतमस्तक होकर सबको प्रणाम करता हूं। कमेडिया गांव और कमेडिया के जितने हमारे बुजुर्ग और युवा साथी यहाँ हैं, उनका उत्साह और जिस तरीके से गांव से 1 किलोमीटर पहले और पूरे गांव में आप जिस तरीके से हमें बैठा के रोशनी के पटाखे छोड़ते हुए, फूलों की बरसात करते हुए दीपावली का सा नजारा आपने कर दिया, ये इस बात को सिद्ध करता है कि कमेडिया गांव में कांग्रेस और बीजेपी का खाता ही मुझे नहीं लगता कि खुलेगा, बिल्कुल नहीं खुलने वाला। जो उत्साह आपका देख के ये संदेश पूरे राजस्थान में जाएगा कि कमेडिया गांव ने जिस तरह की अंगड़ाई ली है, जिस तरह का कमेडिया के लोगों ने जिस तरह से आरएलपी के और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके और मजबूती से जो संदेश दिया है वो ऐतिहासिक है। मैं पूरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राजस्थान में हनुमान जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके हकों के लिए लड़ रहे हैं। अभी भाई राहुल ने, पंचायत समिति सदस्य हैं राहुल आरडिया, इन्होंने मजबूती से बात की और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आरएलपी के हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय हनुमान जी भाकर साहब ने आपको भी बात रखी। दोनों ने ये बात बताई और आप भी इस बात को जानते हैं कि आरएलपी पार्टी का गठन ही संघर्ष के लिए हुआ और जितने संघर्ष राजस्थान और पूरे देश में जहां भी अत्याचार होते हैं, अत्याचारों की गूंज, अत्याचारों की सूचना जब भी आरएलपी के कार्यालय में हनुमान जी बेनीवाल को मिलती है, पता नहीं हनुमान जी के कहां से पंख लग जाते हैं कि उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उसकी बात को सुनने के लिए मैं जाऊंगा जरूर। राजस्थान में कितने दलितों पर अत्याचार हुए, अनुसूचित जाति वर्ग पर कितना अत्याचार हुए, महिलाओं पर कितना अत्याचार हो रहे हैं। एक एनसीआरबी होती है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो होता है, एनसीआरबी, अंग्रेजी में छोटा नाम कर रखा उसका। वो ब्यूरो पूरे देश में अलग अलग प्रदेश के आंकड़े इकट्ठे करता है कि कौन सी जगह कितने क्राइम्स हुए हैं, कौन सी जगह कितने अपराध हुए हैं, महिलाओं पे कितने हुए हैं, दलितों पे कितने हुए हैं। उन सारे अपराधों का आंकड़ा जारी करता है देश में। और बड़े दुख के साथ सिंधिया के टाइम आपको कहना पड़ रहा है कि इस कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में महिलाओं पे और दलितों पे जो अत्याचार हुए हैं वो रिकॉर्ड तोड़ अत्याचार हुए, रिकॉर्ड तोड़। राजस्थान का नाम एनसीआरबी के आंकड़ों से बहुत नीचे चला गया। दलितों पे अत्याचारों की, महिलाओं पर अत्याचारों की लड़ाई में उन पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए उनके घर पर जाकर और उनसे मिलने का काम राजस्थान में एक ही पार्टी के नेता ने किया है, वो है आरएलपी का नेता। तो मैं मजबूती से आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे नेता धरती पे बहुत कम पैदा होते हैं। सदियों बाद कोई नेता निकलता है, सदियों बाद कोई लीडर पैदा होता है जो आम आदमी की लड़ाई लड़ता है। हर किसी के बस में नहीं है कोई एमएलए में निर्वाचित हो जाना या एमपी में निर्वाचित और मंत्री बन जाना, ये कोई नेता की पहचान नहीं है। कोई एमपी बन के दिल्ली में जाके मंत्री बन सकता है, बहुत मंत्री रहे हैं यहाँ पे, बहुत एमएलए बने, हर 5 साल में बनते हैं, लेकिन नेता बहुत कम बनता है।
नेता बहुत कम, और आज के समय में नागौर में अगर युद्ध लड़ने वाला, आवाज उठाने वाला, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक आपकी आवाज को मजबूती से रखने वाला नेता आपके बीच में है। आपका घर का पूत है, आपका घर का सबूत है। मजबूती से हनुमान जी का साथ दीजिए, आपने दिया है। मैं आंकड़े देख रहा था पिछले 2018 के विधानसभा के चुनाव में आपने बहुत मेहनत करी। आरएलपी का गठन हुआ, पहली बार गठन हुआ, रजिस्टर्ड भी नहीं थी, चिन्ह भी नहीं मिला, फिर भी आरएलपी के नाम से आप लोग लड़े। आपने मजबूती से व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हनुमान जी का साथ दिया। और खींवसर के बाद मेड़ता, और मेड़ता के बाद में मजबूती से आपकी जो स्थिति रही वो जायल विधानसभा में रही। बहुत वोट दिया आपने, 50,000 वोट देके, और हनुमान जी का बहुत सम्मान किया। 18 से लेकर 23 तक का जो 5 साल का सफर आरएलपी ने लिया है, आरएलपी ने पूरा किया है, इसमें आपके लिए बहुत संघर्ष हुआ। अभी राहुल भाई कह रहा था कि जायल में कांग्रेस के विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ने वाला संगठन, लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी तो आरएलपी थी। बीजेपी के नेता तो यहां से निकल के आज हार गए, अपने बोरिया बिस्तर बांधो और उदयपुर जाके नौकरी करो। एक भी संघर्ष में अगर पिछले 5 साल में बीजेपी की कैंडिडेट अगर जायल में आके किसी दुख में, संकट में, किसी भी आंदोलन में आके बीच में बैठी है, तो आप 5 साल का इतिहास उठा के देख लें। किसी भी अत्याचार में, चाहे महिला के होते हुए भी महिला के साथ अत्याचार हुआ हो, उसमें भी अगर आके आपकी बीजेपी की कैंडिडेट बैठी है तो आप देख लो कहीं आके बैठी है। चाहे किसानों की लड़ाई लड़नी हो, मैं माता सुख में था 2-3 दिन पहले। माता सुख कशनाऊ, वहां के किसानों की लड़ाई, सरकार ने उनको डीएलसी दर से मुआवजा तय कर दिया। कशनाऊ में आपको ध्यान होगा, माता सुख में ध्यान होगा कि कोयले की खदानें निकली, और कोयले की खानों जिन जमीनों में निकली, उन जमीनों का मुआवजा देने के लिए कोई संघर्ष नहीं करने वाला था। 183 किसानों को 18.5 करोड़ का मुआवजा दिलाने का काम अगर किया है तो आरएलपी के हमारे राहुल भाटिया जी और जितने हमारे हनुमान जी भाकर और जितने ये लोग कार्यकर्ता बैठे हैं, इन्होंने लड़के मेरे ख्याल में 2-3 महीने बैठे आप धरने में, 93 दिन, 3 महीने से ज्यादा धरने में बैठ के किसानों की लड़ाई, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये विपक्ष जो था बीजेपी की जिम्मेदारी थी। अगर बीजेपी के नेता एक भी जाके अगर उस धरने में किसानों के लिए बोला है तो आप देख लें, लड़ाई लड़ने वाले पार्टी है। कांग्रेस ने तो उसमें भी रोड़ा अटका रखा है। कह रहे थे माता सुख में लोग कि साहब 18 साढ़े 18 करोड़ रुपए तो आ गए, आरएलपी की लड़ाई से मुआवजा सैंक्शन हो गया, लेकिन वो सरकार के खाते में बैंक नहीं पड़ा है। कांग्रेस के नेताओं ने इसलिए उस मुआवजे को रोक दिया कि ये मुआवजा तो लड़ाई लड़के आरएलपी ने दिलवाया है। अब देखते हैं कि किसान तुम ये लेते कैसे हो? लेने तो हम नहीं देंगे तुमको। अब मुझे बताइए, इस तरह की सोच वाली पार्टी आज 18.5 करोड़ अगर किसानों के खाते में, 183 किसानों के खाते पे टाइम पे वो पैसा ट्रांसफर हो जाता, उनके खाते में चेक कट के और उनके खाते में आ जाता, तो बैंक में पड़े हुए पैसे का ब्याज किसको मिलता? किसान को मिलता। आज ब्याज कौन खा रहा है? सरकार खा रही है। तो किसान का पैसा अटका हुआ, किसान का ब्याज अटका हुआ, दोनों को खाने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के यहाँ के नेता जिन्होंने उस पर बंदिश लगा रखी कि इनको पैसा नहीं लेने देंगे। एक तरफ आपके लड़ाई लड़ने वाले लोग और एक तरफ आपको धोखा देने वाले लोग। चयन आपको करना है कि किसको जिताना है और किसको आगे बढ़ाना है। यही अपील हम आपसे करना है। दूसरे हमारे दलित भाई कि किसानों की लड़ाई लड़ने के साथ में अब जरूरत पड़ी कि दलितों की लड़ाई भी कोई पार्टियां नहीं लड़ी।
कोई भी पार्टी में अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार होते हैं तो इनकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं आता। राजस्थान में भी लड़ाइयां लड़ी तो चंद्रशेखर आजाद ही यहाँ पे आके और आंदोलन में उनके बीच में बैठा। आज राजस्थान में हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आजाद दोनों ने गठबंधन करके और इस व्यवस्था को चैलेंज करने का काम किया है। राजस्थान में लगभग 150 सीटों पे दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में आप मजबूती से उनका साथ दीजिए, मजबूती से साथ दीजिए और ये उत्तर भी चलते हुई बारी सिस्टम को फेल करिए, इस सिस्टम को खत्म करके और आम समाज से उठा हुआ आम आपके बीच में से उठा हुए नेताओं को आगे पहुंचाइए, उनको नेता बनाइए। एमएलए मत बनाइए, नेता बनाइए। लड़ाई नेता ही लड़ सकता है। दलितों पे इस तरह की घटनाएं होने के बावजूद भी बहुत सारी जगह मुझे सुनने को मिलता है अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं कि साहब मांगे तो कांग्रेस माई बाप है। मुझे बड़ा दुख होता है जब ये सुनते हैं कैसे होगी कांग्रेस माई बाप तुम्हारी। अरे कांग्रेस तो वो पार्टी है जो अम्बेडकर साहब को भी सहन नहीं किया हुआ, अम्बेडकर साहब को भी धोखा देने वाली पार्टी। अम्बेडकर साहब जिन्होंने देश का संविधान बनाया, देश का संविधान बना के और जब भारत में पहली बार चुनाव हुए 1952 में तो अम्बेडकर साहब की इच्छा थी कि संविधान में जो अनुच्छेद जो धाराएं हैं उन धाराओं को मैं पार्लियामेंट में जाके और उन धाराओं के आधार पर कानून बनाऊंगा और जब कानून बनता है तो कानून की मदद आम आदमी तक पहुंचती है। लेकिन अम्बेडकर साहब को 1952 के चुनाव में हराया किसने? कांग्रेस पार्टी ने हराया, नहीं जाने दिया उनको पार्लियामेंट में। फिर एक सीट खाली हुई 2 साल बाद में 1954 में एक किसी सांसद की मृत्यु के बाद एक सीट खाली हुई। फिर प्रयास किया अम्बेडकर साहब ने कि मैं फिर चुनाव लड़ूं, फिर पार्लियामेंट में जाऊं और जो संविधान में मैंने प्रावधान करे हैं, आम आदमी के लिए प्रावधान करे हैं, दलितों के लिए करें, किसानों के लिए करें, महिलाओं के लिए करें, ओबीसी के लिए करें, वो सारे के सारे प्रावधान मैं कानून बना के उनको लागू कर सकूं। लेकिन 54 में भी फिर उनको किसने हराया? फिर कांग्रेस पार्टी ने हराया। तो अम्बेडकर को फिर नहीं बख्शा तो आपको क्या बख्शेंगे? इसलिए माई बाप वाला सिस्टम छोड़िए, कोई माई बाप नहीं है। आपका माई बाप संविधान है और आपके माई बाप आप खुद हो। आपको चयन करना है, आपको अपना भला खुद सोचना है। और अब तो लड़ाई इतनी युद्ध स्तर पर चल रही है, आपको फैसला करना है इन बड़ी बड़ी पार्टियों के उन निशानों पे जाना है या लड़ाई लड़ने वाले नेताओं का साथ देना है। ये आपसे निवेदन करने आए हैं, साथ दीजिए इन नेताओं का, व्यवस्था परिवर्तन करिए। राजस्थान में सत्ता का द्वार आपके सामने दिख रहा है, मजबूती से लड़ाई लड़िए और राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करिए। यही आपसे निवेदन करने आए हैं। और जाहिल में मुझे आदेश दिया है, मैं सरकार की नौकरी छोड़ के पीडब्ल्यूडी में एससी था, बीच में नौकरी छोड़ के इंजीनियर हूं, आईआईटी दिल्ली का पढ़ा हुआ, बीच में नौकरी छोड़ के और ऐसे संगठन का साथ देने के लिए मुझे आदेश दिया कि जाहिल में आप जाएंगे, बाटेंगे, जाहिल में आप साथ लड़े, मजबूती से हमारी पार्टी के प्रत्याशी बनकर लड़े। मैं आपके बीच में आया हूं। जाहिल का विकास करना है, जाहिल का खोया हुआ इतिहास बनाना है, जाहिल नीचे की श्रेणी से उठा के और जाहिल को ऊपर की श्रेणी में पहुंचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। मजबूती से ही आपको निवेदन करने आया हूं। 25 तारीख को बोतल के निशान पे बटन दबा के और आपके इस भाई को, बेटे को बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।